हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों साइंस सीखने का सिलसिला जारी था, इसके 10 वीडियोस को हमने पहले पूरा किया है। यदि रोज रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ते होंगे तो ऐसा आपको जानकारी पहले से ही होगी। आज हम यहां से 11वें नंबर की क्लास को यहां से कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आज आपके लिए जो डिजाइन करके लेके आया हूं, सभी क्वेश्चंस आप लोग पूरे लेंथ के साथ, पूरी डिटेल के साथ आप लोग जान सकें। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस नंबर हमारे पास 101 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा गया ये है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है। ये आपको क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये आपको इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इसके जितने भी लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, वो सभी लेक्चर्स आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सभी लेक्चर्स को देखें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सभी क्लासों में कंटिन्यू रह सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चंस के बारे में जाने तो सबसे पहले दोस्त ये आपको जानकारी रखनी होगी कि पीतरस होता क्या है और इसके हमें एग्जाम में कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीतरस से संबंधित हमें दो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो दो क्वेश्चंस ये हैं कि पहली बात तो ये है मेरे दोस्त कि पीतरस का निर्माण कहां होता है, पीतरस का संग्रह कहां होता है और पीतरस को स्रावित कौन करता है। ये तीन यहां से इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो पहली बात दोस्त, जो पीतरस जो होता है, इस पीतरस का संग्रह रखने का काम यानी कि संग्रहित रखने का काम तो कौन करता है, पित्ताशय के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, पित्ताशय के हाथ में होता है। और दूसरी बात, यदि बात करें कि ये जो पीतरस होता है, इस पीतरस का स्राव कौन करता है, पीतरस का स्राव जो होता है वो किसके हाथ में होता है। पीतरस को स्रावित करने वाले अंग के बारे में एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना होगा कौन, यकृत। पीतरस संग्रह या संग्रहित रहता है कहां, पित्ताशय में। पीतरस का स्राव कौन करता है, यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है। और पीतरस का निर्माण भी कौन करता है, पीतरस का जो निर्माण होता है वो पीतरस का निर्माण भी कौन करता है, यकृत ही करता है। कौन करता है, यकृत ही करता है। इससे रिलेटिव देखो एक बात और आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो पीतरस जो होता है, इस पीतरस का कार्य क्या होता है। ये पीतरस छोटी आंत में स्रावित होता है और भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, पीतरस। क्योंकि आमाशय में तो भोजन अम्लीय माध्यम में रहता है, जैसे ही आमाशय के आगे भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत के मुंह पर पीतरस का स्राव होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है। ये दो चार बातें पीतरस से इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में आपको यहां से विभिन्न कैटेगरी के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग यहां से सीख ही चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है पीतरस को संग्रहित रखने का काम किसके हाथ में होता है। पीतरस संग्रहित रहता है कहां, पित्ताशय में। ऐसा हमने यहां से सीख ही लिया है। पीतरस कहां रहता है, पित्ताशय में। पीतरस को स्रावित कौन करता है, यकृत करता है। पीतरस का निर्माण भी कौन करता है, यकृत। और पीतरस का कार्य क्या होता है, यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसी के साथ हमारा यहां से सी यहां से सही जवाब होता। और बाकी देखो यहां से एक बात और ध्यान में रखिएगा, लार ग्रंथि जो होती हैं, ये लार ग्रंथि मुंह में होती है। टोटल लार ग्रंथियां होती हैं कितनी, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6। और ये 6 जो होती हैं वो 3 जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं। यदि जोड़ी के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो कितना बताना होगा, 3 जोड़ी। जैसे सबमैक्सिलरी होती है, पैरोटिड होती है और सबलिंगुअल होती हैं। पैरोटिड होती है, सबलिंगुअल होती है, सबमैक्सिलरी होती है। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। जोड़ी में 3 होती हैं और टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो यहां से आप लोग चुनाव कर सकते थे आपका सही जवाब का। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें पूछा गया है कि 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था। एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई है कि चेचक का टीका किसने खोजा था। तो चेचक का टीका किसने खोजा था दोस्त, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने खोजा था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोग यहां से जाने कि
जो जोनास इस जो साल्क है, इसने किसकी खोज की थी? पोलियो के टीके की खोज की थी। किसके टीके की खोज की थी? पोलियो के टीके की खोज की थी। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि ये चेचक के टीके के बारे में तो पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया था। इंपॉर्टेंट बात है कि चेचक के टीके को किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और यदि आगामी एग्जाम में यदि आप लोगों को पोलियो के बारे में पूछा जाता है तो पोलियो का टीका किसने खोजा था? साल्क नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इसी प्रकार आप दोनों के बारे में जान ही चुके होंगे। और दोस्तों, यदि आप को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप अपने अन्य साथियों को यहां से शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर तो आप करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। आपके लाइक शेयर करने से मेरे यहाँ एनर्जी मिलती है और इससे अधिक एनर्जी से मैं आपको यहां से पढ़ा पाता हूं। जैसे कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पूछा गया है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है, इस बल को कहते क्या है? देखिएगा कि ये भी आप लोगों को राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इसका सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। बाकी यहाँ ऑप्शन वाइज भी मैं आपकी सारी बातें यहां से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो, जो दबाव होता है, दबाव या जो दाब जो होता है, ये दाब या दबाव किसके बराबर होता है? बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि इतनी बात आप लोगों को पता थी तो आप यहां से सही जवाब बता ही सकते थे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के माप को कहते क्या है? बल के माप को क्या कहते हैं दोस्त? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल पर होता है। तो यहां से बी विकल्प हम लोगों का सही जवाब होता। इसी प्रकार ऑप्शंस वाइज पे भी हम जा सकते थे। देखो, आपको हर एग्जाम में यदि आप बात करें राजस्थान पुलिस की, यदि पिछले यदि सालों के यदि पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो हर एक पेपर में आप लोगों को इकाइयों से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। आगामी एग्जाम में भी इकाई से संबंधित क्वेश्चंस आ सकता है। तो इकाई के टॉपिक्स को आप लोग सही तरीके से पढ़िएगा। और यदि आप वहां से नहीं भी पढ़ते हो तो ये जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए 8 बजे तैयार होकर आप लोगों के लिए एक नए फॉर्मेट के रूप में जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पेश करता हूं, यदि इस सीरीज के भी यदि सभी वीडियोस में आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आगामी एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर हो ही जाते हैं। जैसा कि कार्य के बारे में दिया गया है कि कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। और ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है? ऊर्जा की इकाई भी जूल होती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत से एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया, चाहे से रेलवे का पेपर उठाइएगा, चाहे से डिफेंस का पेपर उठाइएगा, अलग अलग एग्जाम में आप लोगों को ये दोनों के बारे में पूछा गया है कि कार्य की इकाई तो क्या होती है? जूल, और ऊर्जा की इकाई भी क्या होती है? जूल। बाकी त्वरण की बात रही, त्वरण की जो इकाई होती है, ये त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इसी को परीक्षा में ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड माइनस की घात में 2 लगा के ऐसे भी आप लोगों को पेश किया जा सकता है। क्यों ऐसा क्यों किया है मैंने? किसी भी संख्या के नीचे बटे में यदि घात है, यदि आप लोग उसको ऊपर लेके चले जाते हो तो वो घात माइनस में हो जाती है। वापस यदि इस घात को प्लस में लाना चाहते हो तो इस s को हम कहां लेके चले जाते हैं? बटे में लेकर चले जाते हैं, जिसकी घात इसकी किस में हो जाती है दोस्त? प्लस में हो जाती है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आप लोगों ने यहां से जाना होगा यदि पूरे ध्यान के साथ मेरे साथ इस वीडियो में आप बने हुए हैं तो। चले दोस्त, एक प्यारा सा क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, इसमें गौर फरमाइएगा कि पूछा गया क्या है। गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोई भी गतिशील जो वस्तु होती है, इस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखो, संवेग का यदि सूत्र आप लोगों को पता था ना तो क्वेश्चंस में आप लोग सही जवाब तक पहुंच ही जाते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है। किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है किसके? संवेग के बराबर होता है। तो यही बात हम लोगों को क्वेश्चंस में पूछी गई थी। अब तो आप लोग सही जवाब का चुनाव कर ही सकते थे, जैसा कि संवेग लिखा गया है ए ऑप्शंस में। तो ए विकल्प हम लोगों का यहां से सही जवाब होता।
चलिए तो बढ़ते हैं इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ इस बात को डिस्कस किया था, तभी दोस्तों आपको बार बार ये कहता हूं कि आप यदि इसकी पिछली क्लासों को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोस आपको क्रम से मिलेंगे। उन सभी वीडियोस को में आप 10 से 15 मिनट आप बिता के आप लोग यहां तक पहुंचे, जिससे कि कुछ जुड़ाव की चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस की है वो भी आप लोगों के दिल दिमाग और जहन में पहुंच पाए। चलिए तो जैसा कि शक्ति के बारे में पूछा गया है, शक्ति की इकाई होती है दोस्त क्या, वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता, सी विकल्प यहां से हमारा राइट जवाब होता कि शक्ति की इकाई क्या हो, किसकी इकाई होती है, शक्ति वाट की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, वाट की इकाई होती है। बाकी ऑप्शंस में भी जा सकते हैं, इसके पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जूल के बारे में। जूल किस किस की होती है, जूल ऊर्जा की इकाई भी होती है और जूल किसकी होती है, कार्य की इकाई भी होती है। यह भी दोस्तों देखो राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया सवाल है। आगामी एग्जाम में भी आपको यूनिटों से संबंधित कुछ एक आध क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पास्कल की बात करें तो पास्कल जो होता है वो किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है। कुछ दिनों पहले रीट का जो पेपर लगा था वहां भी आप लोगों को पास्कल से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था, तो कि पास्कल किसकी इकाई होती है या दाब की इकाई क्या होती है। उल्टा सीधा यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है अब आप लोगों को कि पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। इसी अनुरूप आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंडेला की बात करें तो केंडेला जो होती है ये ज्योति तीव्रता की होती है। किसकी होती है दोस्त, ज्योति तीव्रता की। तो बाकी चार ऑप्शंस भांति प्रकार के थे तो आप लोगों ने जाना ही होगा। जूल किसकी ऊर्जा और कार्य की इकाई होती है, पास्कल किसकी होती है, दाब की होती है, वाट किसकी होती है, शक्ति की होती है, और केंडेला किसकी इकाई होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आप लोग यहां से जान ही चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से, खाली स्थान दिया गया था आगे, ये आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था 2007 में कि पृथ्वी जो होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है। इसके बारे में चार विकल्प दिए थे, चार विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना था। फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को दिया गया है ए ऑप्शंस में कि दिन और रात बनता है, बिल्कुल यहां से सही जवाब होता है हमारा ए कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। तो ए आप लोगों का यहां से प्यारा सा जवाब होता। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन है कि लोंग निम्नलिखित में से क्या है। लोंग के बारे में पूछा गया था, ये राजस्थान पुलिस 2007 के पेपर में भी पूछा गया था और यूपीपीसीएस के पेपर में भी 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था। तभी दोस्तों आप लोगों को कहता हूं जिस भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान यदि आप लोगों के सिलेबस में जुड़ी हुई है तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन अन्य किसी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ऐसे किसी भी का धर्म नहीं होता कि यदि वो राजस्थान पुलिस में पूछा गया तो दिल्ली पुलिस में नहीं पूछा जा सकता, यदि दिल्ली पुलिस में पूछा गया तो रेलवे के पेपर में नहीं पूछा जा सकता, यदि वो रेलवे के पेपर में पूछा गया है तो एसएससी के पेपर में नहीं पूछा जा सकता। ऐसा नहीं होता है। साइंस वो की वही रहने वाली है, राजस्थान पुलिस में भी वही होगी जो रेलवे में होगी। ऐसा नहीं कि उत्तर ही अलग हो जाएगा। तो ये आसान सी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आसान सा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है उसका सही जवाब यहां से क्या होने वाला है कि लौंग निम्नलिखित में से क्या होती है। लौंग ध्यान में रखिएगा कि जो लौंग होती है वो पुष्प कली होती है, फूल की कली होती है। देखो यहां से आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है पुष्प की कली, तो बी विकल्प यहां से हमारा राइट जवाब होता कि लौंग जो होती है वो क्या होती है, फूल की कली या पुष्प की कली होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। एलपीजी के बारे में देखो बहुत से एग्जाम में आपको एलपीजी और सीएनजी के बारे में पूछा जाता है, उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहता है। एक तो होती है दोस्त क्या एलपीजी, एक होती है क्या सीएनजी।
देखिएगा, एक तो एग्जाम में आप लोगों को इनका पूरा नाम ध्यान में रखना होगा, पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में दोनों का पूरा नाम लिखिएगा कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। बहुत से एग्जाम में आप लोगों को पूछे गए सवाल हैं दोनों के दोनों कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखिए फटाक से, कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा और एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। देखिएगा इधर कि एलपीजी जो होती है, इस एलपीजी का पूरा नाम तो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्त? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी की बात करें तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक तो देखो इसके पूरे नाम से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है, और ये दोनों की दोनों जो गैसें होती हैं ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है इनमें। तो ऐसे पूछा जाता है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, मतलब एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है और सीएनजी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। एलपीजी में ध्यान में रखिएगा सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा रहता है? ब्यूटेन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ब्यूटेन। और सीएनजी जो होती है, इस सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में भरा जाने वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। तो इनका एक तो पूरा नाम अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा कि एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। और सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अब तो आप लोग सही विकल्प का चुनाव कर ही सकते थे जब इतनी बातों को आप लोगों ने पूरे ध्यान के साथ सुना है। तो कि एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। यदि इसी क्वेश्चंस में हम लोगों को सीएनजी के बारे में पूछा जाता ना, तो सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। तो दोनों के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। आगामी एग्जाम में यदि इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको आप लोग फटाक से कर ही सकते हैं। इसी प्रकार कुछ एक आध क्वेश्चन और बचे हैं आज की इस वीडियो में, उनको पूरा करके सेशन को यहां से खत्म ही करने वाले हैं। जैसा कि हमें दिया गया है, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं और इनमें हमें बताना था कि जो 4 विकल्प हैं उनमें कौन सा सही है, सही के बारे में चुनाव करना था। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। जैसा कि डीडीटी दिया गया है, डीडीटी जो पाउडर होता है वो रोगाणुनाशक नहीं होता है, वो कीटाणुनाशक होता है। क्या होता है? रोगाणुनाशक नहीं होता है, कीटाणुनाशक होता है। ए विकल्प तो गलत होता। एलएसडी की बात करें तो एलएसडी जो होता है वो विषाणुनाशक नहीं होता है, बी विकल्प भी हमारा गलत होता। आरडीएक्स की बात करें तो आरडीएक्स विस्फोटक होता है, कीटनाशक नहीं होता है, सी विकल्प भी हमारा यहां से गलत होता। बाकी डी विकल्प में हम लोगों को दिया गया है टीएनटी, टीएनटी के बारे में दिया गया है और टीएनटी के आगे लिख रहा है विस्फोटक। बिल्कुल, टीएनटी जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? विस्फोटक सामग्री का, विस्फोटक सामग्री होती है। तो यहां से डी हमारा यहां से राइट जवाब होता। इसी प्रकार बढ़ते हैं, आज के इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच ही चुके हैं और एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आप लोगों को राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चंस में पूछा गया क्या है। उल्टी दस्त लगने पर शरीर में निर्जलीकरण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। कुल मिला के बात यह है कि हमारे शरीर में निर्जलीकरण जब होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की कमी हो जाती है उसके बारे में पूछा गया था। तो देखिएगा, तो निर्जलीकरण की अवस्था में जब हमारे उल्टी दस्त लगते हैं उस स्थिति में किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, NaCl की कमी होती है। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सोडियम क्लोराइड, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से भी आप लोगों को यहां से दिया जा सकता है। यहां तो आप लोगों को सूत्र दिया गया था, बाकी आप लोग पहचान ही सकते थे कि NaCl होता है, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसी को दोस्त क्या कहते हैं? साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण नमक भी कहा जाता है। तो यहां से जाने होंगे आप लोग कि निर्जलीकरण की अवस्था में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? NaCl, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक की कमी हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों आज का ये सेशन खत्म हो चुका है और यदि आप
इस वीडियो में 10 से 15 मिनट मेरे साथ यहां से जुड़ाव रखे होंगे तो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डिजाइन किए थे सभी क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार रोज रात 10 बजे साइंस की एक डोज लेने के लिए आप तैयार रहा करो। इसी प्रकार यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, आज ही आप इस क्लास में नए ज्वाइन हुए थे तो पिछले वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप उन सभी वीडियोस को जिन वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है उन सभी वीडियोस को आप लोग क्रम से देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्त मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।